Hello friends, welcome to my YouTube channel The Accounting Class. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है, आज की वीडियो में हम लोग 10 पॉइंट्स में इस डिफरेंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्पस की, क्यों बनाया जाता है। द पर्पज ऑफ दिस अकाउंट यानी द पर्पज ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स शोइंग कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड। तो ये अकाउंट जो बनाया जाता है इसके अंदर कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स लिखे जाते हैं। जब कैश आता है तो उसको हम लोग रिसीट साइड में लिखते हैं और जब कैश जाता है तो उसको हम लोग पेमेंट साइड में लिख देते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें कैश का बैलेंस पता चल जाता है। ये कैश के ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है और कैश या बैंक के एंडिंग बैलेंस पर खत्म हो जाता है। तो इस अकाउंट से हमको कोई प्रॉफिट या लॉस कुछ नहीं पता चलता, सिर्फ हमें कैश का बैलेंस पता चलता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बनाए जाने का पर्पज ये है कि दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो नेट रिजल्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज अंडरटेकन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी का नेट रिजल्ट्स क्या है, वो नेट रिजल्ट्स या तो सरप्लस के फॉर्म में होगा या डेफिसिट के फॉर्म में होगा। सरप्लस का मतलब अगर इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो वो जो डिफरेंस आता है सरप्लस कहलाता है, और डेफिसिट का मतलब अगर एक्सपेंडिचर आपका इनकम से ज़्यादा है तो जो डिफरेंस आ रहा है वो डेफिसिट कहला रहा है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रही है, ये बात को जानने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें नेचर, आपको पता है कि ट्रेडिशनल मेथड में अकाउंट को 3 कैटेगरी में बांट करके देखा जा सकता है। 3 कैटेगरी अकाउंट्स की जो होती है वो होती है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो इस 3 कैटेगरी में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है, क्योंकि इसमें कैश के बैलेंसेस होते हैं। तो कैश से रिलेटेड ये अकाउंट है, इसलिए ये रियल अकाउंट है। आपको पता है कि रियल अकाउंट में सारे एसेट्स के अकाउंट लिखे जाते हैं। दूसरी तरफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। आपको अगर मालूम होगा कि नॉमिनल अकाउंट किस कैटेगरी का होता है तो आपको बिल्कुल ये पता होगा। इनकम और एक्सपेंडिचर, गेन और लॉस, ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स के आइटम होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे होंगे कि रिसीट एंड पेमेंट रियल अकाउंट होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। तीसरा है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। किस तरह का अकाउंट होता है ये, इसका फॉर्म क्या होता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज क्लासिफाइड समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। इसको शुरू में मैंने बताया कि कैश ट्रांजेक्शन्स की क्लासिफाइड समरी है, यानी सारे कैश ट्रांजेक्शन्स जो नगद लेन देन हुए हैं उनकी एक समरी के रूप में इसको बनाया जाता है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक समरी नहीं है, बल्कि ये नेट रिजल्ट्स बताता है। बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको बताता है। हम यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि एनपीओ के अंदर प्रॉफिट या लॉस वर्ड नहीं होता, बल्कि सरप्लस या डेफिसिट होता है। लेकिन जो मतलब निकलता है वो लगभग प्रॉफिट या लॉस के जैसा ही निकलता है। इस अकाउंट के लेफ्ट साइड में क्या होता है, राइट में क्या होता है, इसको देख लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो लेफ्ट साइड होता है वो रिसीट होता है। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, पहले रिसीट आया है तो लेफ्ट साइड में रिसीट है तो लेफ्ट साइड में रिसीट लिखा जाता है। पेमेंट राइट साइड में है तो पेमेंट राइट साइड में लिखा जाता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बिल्कुल लेफ्ट में रिसीट और राइट में पेमेंट होता है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उल्टा होता है। इनकम यहाँ पहले है, लेकिन जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इनकम का जो कॉलम होगा वो राइट साइड होगा, इधर होगा, और एक्सपेंडिचर यहाँ राइट है। तो जब आप एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो एक्सपेंडिचर का कॉलम इधर बनाएंगे। इसका नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, लेकिन पहले इनकम यानी लेफ्ट में इनकम नहीं होती है, इनकम राइट में होती है और एक्सपेंडिचर लेफ्ट में होता है। जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल जैसा कि नाम है उसी तरीके से, रिसीट लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रिसीट है, पेमेंट राइट में लिखा है तो पेमेंट राइट में होता है। बैलेंसेस, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस देख लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड एंड्स विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शुरुआत जो होती है वो ओपनिंग बैलेंस से होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन 1 साल पुराना है तो पिछले साल का कुछ कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा। बिल्कुल अगर नया है तो ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 1 भी साल पुराना है तो कुछ ना कुछ बैलेंस पिछले साल का होगा।
तो पिछले साल का जो बैलेंस होगा वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा और इस साल के एंड में भी कुछ ना कुछ कैश बच ही जाएगा। तो जो कुछ भी बच जाता है कैश एंड में रह जाता है वो कैश आपका क्लोजिंग या एंडिंग बैलेंस कहलाता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है और क्लोजिंग बैलेंस पे खत्म होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं होता शुरू का, इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। इट डज नॉट हैव एनी ओपनिंग बैलेंस। लेकिन ये एंड जो होता है, जो खत्म होता है, वहाँ पर आपको सरप्लस या डेफिसिट में से कोई एक चीज़ मिलती है। तो जो एंडिंग होगा ये अकाउंट वो सरप्लस या डेफिसिट पर होगा। अंत में आपको या तो सरप्लस पता चलेगा इससे या डेफिसिट। नेचर ऑफ आइटम शोन, यानी इन दोनों तरह के अकाउंट्स में जो आइटम शो किया रहता है उसका नेचर किस तरह का होता है। जो भी आइटम्स होते हैं वो बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरी में बांट करके देखे जाते हैं। एक रेवेन्यू नेचर के आइटम होते हैं और एक कैपिटल नेचर के आइटम होते हैं। एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जिसे कहा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि रेवेन्यू और कैपिटल दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों का कम्बिनेशन होता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखते हैं इट रिकॉर्ड्स रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर का आइटम भी इसमें लिखा जाता है और रेवेन्यू नेचर का भी आइटम लिखा जाता है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर का आइटम ही लिखा जाता है, ओनली रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर का आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा जाता है। इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ हम लोग रेवेन्यू नेचर के आइटम को लिखते हैं। पीरियड टू विच आइटम्स रिलेट, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, इन दोनों अकाउंट्स में कौन से पीरियड के लिए अकाउंट बनाया जाता है, जो आइटम लिखे जाते हैं वो कौन से पीरियड के होते हैं। तो समझ लेते हैं इसको। इट रिकॉर्ड्स ऑल द कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स वेदर रिलेटिंग टू द करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी आइटम लिखे जाते हैं वो सब आपको किसी भी साल के लिखे जा सकते हैं। यानी अगर आप बना रहे हैं आज, तो आज आपको जो भी, यानी इस महीने बना रहे हैं अगर आप, तो उस महीने आपको जो कुछ भी पैसा मिला वो सब लिखेंगे। पिछले साल का मिला तो भी लिखेंगे, अगले साल का एडवांस मिल गया तो भी लिखेंगे और करेंट ईयर का मिला तो लिखेंगे ही। तो इसमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको पैसा जो मिल रहा है वो कब का है। उसी तरीके से इसमें एक्सपेंडिचर पे भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट आप करेंट ईयर का कर रहे हैं तो भी लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं कोई बकाया तो भी लिखेंगे और अगले साल का अगर आप एडवांस दे रहे हैं तो भी लिखेंगे। बस इसमें इस बात पर ध्यान देना है कि पैसा आया तो लिखना है, पैसा जाए तो लिखना है। इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि जो अमाउंट का रिसीप्ट हो रहा है या जो अमाउंट का पेमेंट हो रहा है वो करेंट ईयर का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। किसी भी साल का पैसा आएगा, किसी भी साल का पैसा जाएगा तो सब लिख लेंगे। ये पूरा एकदम सारी चीज़ें मिलाकर लिख दी जाती हैं इसमें। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसा नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर्स के ही इनकम और एक्सपेंडिचर को लिखते हैं, क्योंकि ये एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब आपको मालूम होगा कि ऐसा बेसिस होता है अकाउंटिंग का जिसमें हम लोग एक पीरियड से बिलोंग करते हुए सारे इनकम को और एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। उस पीरियड से अगर आगे का कोई चीज़ होती है तो उसको हम शामिल नहीं करते हैं, उस पीरियड से पीछे की कोई चीज़ होती है तो उसको भी हम शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि एक्रूअल बेसिस पर एक पीरियड से ही रिलेटेड हम ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं ताकि हमें उस पीरियड का सही हमको प्रॉफिट लॉस और यहाँ पर हमें नेट एनपीओ के केस में सरप्लस या डेफिसिट मालूम चल जाए। तो ये एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है और इसी वजह से सिर्फ इसमें करंट ईयर का ही आइटम शामिल होता है, पिछले साल का या अगले साल का आइटम नहीं शामिल होगा। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है। कैश बेसिस पे बनाए जाने की वजह से इसमें पिछले साल, अगले साल और इस साल किसी भी साल का पैसा आएगा या जाएगा तो लिख लेंगे। हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि ये इस पीरियड से बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है। तो पीरियड पर फोकस नहीं है बल्कि सिर्फ इनफ्लो एंड आउटफ्लो पर फोकस होता है रिसीट एंड पेमेंट में। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पीरियड पर फोकस होता है, क्योंकि अगर जिस पीरियड का आप बना रहे हैं उसी पीरियड के इनकम और उसी पीरियड के एक्सपेंडिचर को लिखना होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर हो गया और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर बनता है। नंबर पॉइंट है एडजस्टमेंट्स। ये भी पिछले वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर बनता है तो इसमें पीरियड का ध्यान नहीं देते हैं हम। जब पीरियड्स का कोई इसमें रोल नहीं रहता है
तो आप पिछले साल का कोई पैसा मिला तो भी लिख लेंगे, अगले साल का मिला तो भी लिख लेंगे। तो आपको किसी तरह का एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्टमेंट की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पर आपके पास अमाउंट मिला और उस अमाउंट के अंदर पिछले साल का भी है, अगले साल का भी, इस साल का भी है, तो आपको पिछले साल का हटाना पड़ेगा, अगले साल का भी हटाना पड़ेगा, सिर्फ करंट ईयर का लेना पड़ेगा। पिछले और अगले साल की चीज़ों को हटाना पड़ेगा, तभी आपको करंट ईयर का मालूम हो पाएगा। तो ये आपको एडजस्टमेंट का काम जो है वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करना पड़ जाता है। इसी वजह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना थोड़ा सा लेंदी या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ एडजस्टमेंट बहुत सारे करने पड़ जाते हैं। जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत सिंपल, बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं एडजस्टमेंट करना है। बिल्कुल आंख बंद करके आप सीधे एक तरफ सारी कैश को लिख लीजिए जो भी पैसा आया, और एक तरफ सीधे सीधे पेमेंट लिख दीजिए बस, और कोई इसमें सोचना नहीं होता ज़्यादा। और लास्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है, जैसा कि मैंने बताया, ये एक तरह का कैश की समरी होती है। तो इसमें सिर्फ कैश के आइटम लिखे जाते हैं, और इस वजह से भी कैश के आइटम लिखे जाते हैं क्योंकि ये कैश बेसिस पर बनाया जाता है। तो जब कैश के ही सारे आइटम लिखे जाने हैं तो वहाँ पर नॉन कैश आइटम का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब नॉन कैश आइटम क्या होते हैं? बिजनेस में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसमें कोई पेमेंट नहीं जाता है और ना ही कोई पैसा आता है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं या वो इवेंट होती हैं जो बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं। उसमें एक सबसे पहला नाम आता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन कहते हैं किसी एसेट्स की वैल्यू में होने वाली कमी को। तो एसेट्स में जो कमी हो रही है, इस कमी के कारण बिज़नेस को एक तरह से लॉस हो रहा है, या बिज़नेस का एक्सपेंस तो है ही है ये, लेकिन ये कमी या जो लॉस या जो एक्सपेंस है पे नहीं किया जा रहा है, कैश के फॉर्म में बिज़नेस से नहीं जा रहा है, तो इसे हम लोग नॉन कैश आइटम कहते हैं। तो ये जो नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन है, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, डज नॉट रिकॉर्ड। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें सही प्रॉफिट या सही लॉस, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रॉफिट लॉस वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हम सरप्लस या डेफिसिट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम सही सरप्लस या सही डेफिसिट जानना चाहते हैं हमारे एनपीओ का, तो वहाँ पर हमें नॉन कैश आइटम को भी कंसिडर करना पड़ेगा, यानी डेप्रिसिएशन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा और रिसीट एंड पेमेंट में नहीं लिखा जाएगा। हमने आपको यहाँ पर 10 पॉइंट में ये दोनों का डिफरेंस बता दिया है। उम्मीद करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। कमेंट में आप हमें लिख करके बता दीजिए कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, मैं उस वीडियो को ज़रूर बना दूंगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।